हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा ये हमारी वेव ऑप्टिक्स की दूसरी वीडियो है। पहले पार्ट्स में हमने कवर किया था इंटरफेरेंस वाला टॉपिक। जो भी प्रीवियस ईयर्स बोर्ड में इंटरफेरेंस से क्वेश्चन आए हैं वो सब हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकता है। प्लेलिस्ट है आपकी प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इस वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स जो बाकी है हमारे, वेव फ्रंट वाला पार्ट और एक है डिफ्रैक्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पे पहले जो क्वेश्चंस है हम लगाते हैं वेव फ्रंट वाले टॉपिक से, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन लिखा है बेटा यहाँ पे, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस। कि जब लाइट है वो रेयर टू डेंसर मीडियम जाती है तो स्पीड में डिक्रीज होने आती है, ठीक है। डज दिस डिक्रीज इन द स्पीड इंप्लाई डिक्रीज इन एनर्जी कैरिड बाय द लाइट वेव। ये बोल रहा है कि जब एक लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जाती है, ये रेयर मीडियम बेटा, ये डेंसर मीडियम है। आपको पता है कि रेयर मीडियम में जो स्पीड है मान लो v1 है, यहाँ पे स्पीड बेटा v2 है। तो रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दूसरे वाले डेंसर मीडियम की, ठीक है। क्योंकि डेंसर में क्या होता है, पार्टिकल डेंस रहते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा पार्ट अपोज करते हैं रेस को चलने के लिए ना। जैसे मान लो यहाँ पे जो रे है वो ये हमारी ये रे है, यहाँ पे रे की जो वेवलेंथ है वो इतनी है। और जब जैसे ही रे डेंसर मीडियम में चलती है तो रे जो है कुछ थोड़ा सा क्लोज क्लोज चलती है, ऐसे ऐसे ना। तो यहाँ पे जो इसकी वेवलेंथ है उसमें जो है चेंज आ जाता है। क्यों आ जाता है चेंज? क्योंकि स्पीड डिफरेंस है। आपने देखा होगा कि जब भी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आपने सुना है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि मीडियम टू मीडियम चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? आपकी सोर्स की। लेकिन जो वेवलेंथ है आपकी वो होती है बेटा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करती है कि मीडियम कैसा है, रेयर है कि डेंसर है। क्योंकि आपने देखा है कि जो आपका स्पीड है, स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा न्यू इंटू लैम्डा। और फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज नहीं होती मीडियम टू मीडियम। तो जो स्पीड है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? डायरेक्टली लैम्डा के ऊपर ना। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ स्पीड में जो है रेयर टू डेंसर जा रहे हैं तो स्पीड कम हो रही है, ठीक है भाई। स्पीड कम होने की वजह से क्या होता है? लैम्डा डिक्रीज होता है। लेकिन लैम्डा डिक्रीज या इंक्रीज होने से एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा एनर्जी डिपेंड करती है इंटेंसिटी के ऊपर। या बेसिकली मैं कहूँ एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो जाके बेटा एनर्जी चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? दैट इज इंडिपेंडेंट, नोट चेंज। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है डिफाइन द टर्म इन वेवलेंथ ऑफ वेव फ्रंट ऑफ द लाइट। देखो बेटा वेव फ्रंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप रट्टा मार लेना अच्छे से। ये 100% पेपर में आने का चांस रहता है और हर साल आती हुई है। तो वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which are vibrating in सेम फेज। सेम फेज का मतलब है सेम फेज एंगल आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मैं एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि जो वेव फ्रंट है वो बेसिकली बेटा तीन तरह का होता है। एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है बेटा स्फेरिकल वेव फ्रंट, एक होता है आपका सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देखो प्लेन वेव फ्रंट कब बनता है? प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो आपका सोर्स है वो इनफाइनाइट पे होना चाहिए, मतलब कि आपका इनफाइनाइटली सोर्स होना चाहिए। तो बहुत दूरी पे डिस्टेंस पे रखा गया हो। जैसे मान लो ये है, यहाँ जब आप इन्फिनिटी से लाइन रेज आती है तो रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, रेज ऐसे आती है। तो जो वेव फ्रंट है वो रेज के परपेंडिकुलर होता है, ये बात भी आप ध्यान रखना। जो रेज है एंड जो वेव फ्रंट है वो क्या होते हैं बेटा? आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये रेज आ रही है हमारी इन्फिनिटी से विच आर पैरेलल। तो इनके परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज वेव फ्रंट ना। जिसे हम यदि 3D में बनाए तो ऐसा बनेगा कुछ कुछ। जो आपने इक्विपोटेंट सरफेस पढ़ा होगा ना उसके तरह का बनता है सीन। स्फेरिकल वाला क्या होता है? स्फेरिकल के लिए जो है पॉइंट सोर्स आपका काम करता है एज ए किसकी तरह? स्फेरिकल वेव फ्रंट की तरह। ये आपका पॉइंट सोर्स है। तो यहाँ से जो ये स्फेरिकल ये वाले वेव फ्रंट ऐसे ऐसे दीज आर द स्फेयर्स ना, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए क्या होता है कि जो आपका लाइन सोर्स है, ये मान लो एक लाइन है आपके पास, यहाँ से देखो कोने पे से तो रेज निकलती है हर डायरेक्शन में, और यहाँ से निकलती है इस तरफ ऐसे ऐसे, ये रेज है। तो जो आपका यहाँ पे वेव फ्रंट बनता है दैट इज सिलेंड्रिकल, वो इस शेप का बनता है। तो ध्यान रखना वेव फ्रंट क्या है बेटा? वेव फ्रंट होता है कि वो लोकस सच पॉइंट, उन पॉइंट्स का लोकस कि जो सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो। वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन, एक स्फेरिकल और एक सिलेंड्रिकल। अभी क्वेश्चन पे आओ। डिफाइन तो हो गया यहाँ तक पूरा।
आगे लिखा है कि एक प्लेन वेव फ्रंट है आपका ये वाला, ठीक है, ए बी प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम is incident on the surface P1 P2 separating the two medium as shown in the figure. Using Huygens principle, draw the secondary wavelet and obtain the refracted wavefront in the diagram. देखो ये बोल रहा है कि जब एक यहाँ पे डेंसर टू रेयर जा रही है एक रे ना, ये जो वेव फ्रंट है आपका ऐसे हो रहा है, देखो डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ पे ये P1 है बेटा, ये आपका P2 ये सरफेस है, यहाँ से आपका ये वेव फ्रंट इंडिकेट हो रहा है यहाँ पे A और B। अब आपको एक बात पता है कि जो वेव फ्रंट होता है वो रेज के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब यहाँ से रे ऐसे आ रही होगी, रे मान लो एक ये रे है, एक बेटा ये रे है ना, बोथ आर परपेंडिकुलर ना, ये आपका नॉर्मल हो गया यहाँ पे। तो ये रेज नंबर 1 देते हैं इसको नाम, ये 2 नंबर रेज है, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए आया क्वेश्चन, समझना। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आप ऑब्जर्व करते हो कि बेटा देखो जो ये वाली रे है वो इस पॉइंट O पे जो आपका इंटरफेयर है यहाँ पे, ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे आपका रेयर मीडियम है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो ये वाली रे है वो पहले टकरा चुकी है एज कम्पेयर टू इसके ना। अभी ये रे यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ पे टकराएगी ये ना रे, तब तक ये यहाँ से डाइवर्ट हो चुकी होगी। कहाँ पे जाएगी, देखो डेंसर टू रेयर है तो अवे फ्रॉम सरफेस जाएगी, तो ये रे तब तक इधर मुड़ चुकी होगी। जैसे ये यहाँ रे टकराएगी तो ये फिर इधर मुड़ेगी, यहाँ से बैंड हो जाएगी इस तरफ ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो इसका पैटर्न है वो किस तरह का बनता है, जितना ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो डेंसर मीडियम है, यहाँ पे V1 स्पीड है, यहाँ पे आपकी V2 स्पीड है, ठीक है। आपको पता है कि V1 स्पीड कम है एज कम्पेयर टू V2 के। सपोज करो ये सेपरेशन है V1T, ये आगे समझाऊंगा मैं, फिलहाल डायग्राम बना लेते हैं बस। V1T और आगे यहाँ से जाके यदि मैं सेम टाइम में ये डिस्टेंस यहाँ पे जाके मैं ये डिस्टेंस सेम टू सेम कट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ डिस्टेंस आती है हमारे पास V2T विच इज मोर देन V1T ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को यदि हम मिला देते हैं दैट इज आपका फाइनल वेव फ्रंट। तो ये आपका जो C मान लेते हैं, इसे D मान लेते हैं, C डैश और D डैश, ये आपका फाइनल वेव फ्रंट मिला विच इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये इसका डायग्राम था, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये आपका रिफ्रैक्टेड है, ये इसमें बनाना था डायग्राम में, ठीक है। थर्ड मार्क के क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो मैक्सिमम टाइप ध्यान रखना, इस चैप्टर से 3 नंबर वाले क्वेश्चन ही आते हैं। ये फिर वो यार, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट यूजिंग हाइजेंस वेव थ्योरी, वेरीफाई द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बेटा अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है, ये अच्छे से समझ लेना चीजों को ना। जो हाइजेंस की थ्योरी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइजेंस थ्योरी होती क्या है, या हाइजेंस ने क्या बताया था। देखो बेटा हाइजेंस ने क्या बताया था कि जो भी आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। मतलब कि जो आपका सेकेंडरी वेवलेट बनेगा उसके लिए प्राइमरी का होना जरूरी है। प्राइमरी का हर पॉइंट अगले वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ध्यान रखना ये चीज है, कैसे करता है देखो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये प्राइमरी वेव फ्रंट आ गया, ये सोर्स था आपका, आपने यहाँ से डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस किया, यहाँ पे ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट आ गया। अब आप क्या देखते हैं, इस पे मान लो मैंने पॉइंट्स माने कुछ 1 2 3 ना, तो मैं क्या काम करता हूँ, स्पीड ये जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है सी में, सी टी टाइम में मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा सी टी। ये समझा रहा हूँ, समझना, क्वेश्चन में नहीं लिखना आपको, ये केवल समझ लीजिए बस में। टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा, उसमें सी इंटू टी ना। हम क्या करते हैं सी इंटू टी डिस्टेंस के यहाँ पे एक ये स्फीयर बना लेते हैं, सी इंटू टी सी इंटू टी सी इंटू टी टाइप के ना। ये सारा सेपरेशन सेम है, ये भी सी टी है, ये भी सी टी है, ये भी सी टी है ना। तो जो भी आपके इसकी ये टेंजेंट में यदि मैं बना के खींचूं यहाँ से सबको जोड़ते हुए, दैट इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हाइजेंस थ्योरी क्या बोलती है कि पॉइंट्स ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव एज द सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ध्यान रखना ये चीज, मैंने क्या बोला है कि पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट बिहेव एज द सोर्स फॉर द सेकेंडरी वेव फ्रंट, दैट इज द हाइजेंस थ्योरी। अब इसकी थ्योरी के बेस पे हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होते हैं, ये पेपर हमें 100% क्वेश्चन आता है, मैं फिर बता रहा हूँ 100% पेपर में क्वेश्चन आएगा ये, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइजेंस थ्योरी के बेस पे प्रूव करके दिखाओ। तो मैं आपको यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन वाला है तो वो दोनों यहीं पे कवर हो जाएंगे। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं बेटा, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और दूसरा लॉ होता है कि जो नॉर्मल है आपका और जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपकी नॉर्मल जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, वो सारी की सारी क्या होती है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। देखो अब प्रूफ कैसे करना है हमें यहाँ पे इसको ना,
तो पहले हम करते हैं थ्योरी कौन सी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, देखो ये क्या बोल रहा है थ्योरी। मान लो ये हमारे पास सरफेस है एक ना, यहाँ से लाइट टकराती है आपकी, ये आपकी रेज आ रही है, दो रे लेके चलते हैं हमारी, ये रे है आपकी, ठीक है, रे नंबर 1, रे नंबर 2। अब रे पे होता है परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, तो यहाँ पे देखो रेज पैरेलल है, इट मींस क्या है, वेव फ्रंट हमारा ये मान लेते हैं जो रेड से बनाया मैंने, दैट इज ए और बी ना, ये हमारा इंसिडेंट वाला प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, अब ये रे यहाँ पे टकराई है, आपको पता है कि रे आई है तो दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल कितना बन जाएगा बेटा 90 माइनस आई, और ये वाला कितना बन गया अंदर वाला आई। पहली बात तो ये समझना, थोड़ा डायग्राम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब रे यहाँ पे टकरा के देखो, ये रे यहाँ पे टकरा चुकी है लेकिन ये रे अभी नहीं टकराई है ना, ये बी ही पॉइंट पर है अभी भी हमारे पास ना, ये रे जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ जाके ये टकराएगी ना, तब जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट मारेगी, ये पहले ही रिफ्लेक्ट हो चुकी होगी, यहाँ टकरा के ये रिफ्लेक्ट होके मान लो इधर चली गई है, यहाँ रिफ्लेक्ट होके ये फिर इधर जाएगी बाद में। लेकिन आप ऑब्जर्व करो कि जब ये रे बी पॉइंट से डी पॉइंट पे टकराएगी तब तक ए वाली रे टकरा के कहीं जा चुकी होगी। अब कहाँ जा चुकी होगी उसके लिए हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो आपको पता है कि मीडियम सेम है बेटा, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ जो वेव फ्रंट की स्पीड है वो सेम होगी, v है। मान लो कि b पॉइंट से लेके d पॉइंट तक जाने में उसका डिस्टेंस कितना हो गया, v इंटू टी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है बेटा, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो दिस विल बी v इंटू टी ना। तो ये जो b रे वाली रे है, b पॉइंट से d तक जाने में उसे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, v इंटू टी। जैसे ये यहाँ पे टकराई थी a वाली रे ना, यदि मैं v इंटू टी आर्क को लेके यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ, मैंने ये आर्क लगा दी बेटा, इसे मान लिया c ना, दैट इज आल्सो v इंटू टी। तो जब मैं इस C पॉइंट को और D पॉइंट को मिलाता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, दैट इज आपका, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया आपका फाइनल वाला, कि टकराने के बाद जो आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आया है वो ये है। अब यहाँ से आगे ये रे चलती रहेगी और ये इसके परपेंडिकुलर जाता रहेगा। तो जैसे आपकी रे टकराई, यहाँ से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, ये आपका बन गया बेटा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ना। ये तो इसका डायग्राम है जो आपको अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, ये यहाँ का नॉर्मल है। अब इसे समझ लेते हैं एक बार सही से डायग्राम बना के दोबारा से। देखो बेटा, यहाँ से रे ऐसे आई थी, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये यहाँ पे एंगल था आई, ये एंगल आ गया था हमारे पास कैपिटल आई, ठीक है, क्योंकि ये 90 माइनस आई था। ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 2, ये आपका प्लेन वेव फ्रंट था। ये यहाँ रे टकरा गई इधर आके पॉइंट पे, डी वाले पॉइंट पे रे टकरा चुकी है यहाँ पे, ये ए था बेटा, ये बी। जब ये रे यहाँ से यहाँ पहुंची, ये v1 v इंटू टी मान लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ का नॉर्मल ये ऐसे है, ये यहाँ टकरा के इधर चली गई, ये रे टकरा के इधर चली गई, ठीक है। ये देखो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल आर हो गया आपका, ये 90 माइनस आर, ये वाला अंदर वाला बन गया बेटा कितना, आर, ठीक है। तो ये जब मैंने यहाँ से कट लगाया वीटी सेपरेशन का, दैट इज योर फाइनल रिफ्लेक्टेड वाला वेव फ्रंट आ गया सी। तो ए बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, सी डी हमारा क्या है बेटा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये तो डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाले ना। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर देखो, इस ए बी डी ट्रायंगल में देखो, इस ए बी डी ट्रायंगल के अंदर जो मैं ये डार्क डार्क कर देता हूँ, देखो समझना, क्योंकि दूसरा डायग्राम तो हमारे पास है ही सही वाला। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी एंगल ए बी डी इक्वल टू है बेटा इस ट्रायंगल के अंदर, देखो ये वाला एंगल, एंगल ए सी डी बोथ आर 90 डिग्री। दूसरी बात, ये ए डी जो है वो कॉमन हो गई, ए डी इज इक्वल टू ए डी विच इज कॉमन। और जो ये जो लाइन है बी से डी वाली, देखो बी टू डी वाली और ए टू सी वाली बोथ आर सेम, वी टी के बराबर है ये, तो बी डी जो है आपका ए सी के बराबर है विच इज इक्वल टू वी टी। तो आप क्या देख रहे हैं, तीन चीजें यहाँ पे सेम हो गई, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या हो गए, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। सो वी कैन से, सो ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। और यदि ऐसा हो जाए, सो वी कैन से कि जो आपका ये एंगल है, अंदर के जो एंगल है ट्रायंगल के वो सेम हो जाते हैं। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये देखो बेटा ये आर था और यहाँ वाला एंगल भी ये क्या बन जाएगा, ये 90 माइनस आर बनेगा, और ये पूरा एंगल बन जाएगा किसके बराबर, आर के बराबर। यहाँ ये पूरा एंगल आर होगा,
यहाँ ये पूरा एंगल आई होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल आई हो गया, इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल आर हो गया। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट। दूसरा पार्ट क्या है, आपको दिख रहा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे आपकी क्या है, एक ही प्लेन में है। वो यहाँ पे लिख देंगे एज वी सी फ्रॉम द डायग्राम, एज वी सी फ्रॉम द डायग्राम we observe that इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, ये था बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाला पार्ट। सेम यही क्वेश्चन दूसरे सेट में आया था, डिफाइन द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तो आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड इन वर्ड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू स्पीड इन सेकंड मीडियम, ये होता है। या फिर स्पीड इन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू क्या, जो भी आपका स्पीड ऑफ लाइट है फर्स्ट मीडियम में चल रही है विद रेस्पेक्ट टू दूसरी मीडियम की ना, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं आप ना। दूसरा वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इस बार हमें रिफ्रैक्शन के लॉ कंप्लीट करने हैं। कब, जब एक प्लेन वेव फ्रंट डेंसर टू रेयर जाता है तो। देखो जरा अब यहाँ समझ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाला पार्ट। तो बेटा ये दोनों आपको अच्छे से समझ लेने हैं, दोनों अच्छे से रट्टा मार लेना है। 100% एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसमें से, वेव फ्रंट वाले में से। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पता है क्या होता है कि जो साइन आई है और जो साइन आर है वो हमारा एक कांस्टेंट म्यू के बराबर होता है। और दूसरा लॉ तो सेम होता है कि भाई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और वो जो है एक ही प्लेन में होती है। ठीक है, अब देखो समझो इसके लिए डायग्राम क्या है। इसने बोला है कि रे कहाँ से जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है। तो यहाँ पे भी आप फिर वही इंटरफेस बनाएंगे। यहाँ से आपने दो रे ले ली बेटा ऐसी, ये रे आ रही है ऐसे इस बार आपकी ना। यदि रे ऐसी है, एक ये है एक ये 2 नंबर है, तो आपको पता है रे के परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट। ये आपका वेव फ्रंट आ गया मान लो 90 डिग्री पे। ठीक है, दैट इज इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट यहाँ टकरा गया। अब आप जानते हैं कि देखो बेटा ये आई है एंगल, ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा आई अंदर वाला, ये 90 माइनस आई बचेगा बीच वाला हिस्सा, तो ये वाला बन जाएगा आपका आई। ठीक है, अब ये रे कहाँ जा रही है, डेंसर टू रेयर। तो आपको पता है कि डेंसर में मान लेते हैं कि बेटा स्पीड यहाँ v1 है, यहाँ स्पीड है v2 और v2 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू v1 के। तो आप देखेंगे ये रे यहाँ टकरा के थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगी, इस तरफ चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। लेकिन अभी ये वाला हिस्सा यहाँ पे टकराया नहीं है, ये जो ए और बी रे थी ये वेव फ्रंट अभी ये यहाँ के टकराएगी, उसके बाद यहाँ से ये रिफ्लेक्ट मारेगी इस तरफ ना। ठीक है, ऐसे होगा ना। देखो आप ऑब्जर्व करते हो कि देखो ये जो एंगल है वो आर है, ये हो गया 90 माइनस आर। तो ये वाला अभी आगे देखते हैं आगे। तो अब देखो यहाँ से बी से लेके सी तक जाने में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v1 इंटू टी। हमने क्या काम करा कि इस सेम टाइम में जब बी से सी पे जा रही है रे ना, सेम टाइम इंटरवल में जो यहाँ से जो रे है वो कहाँ तक पहुंचेगी, देखो उतना डिस्टेंस हमने आर्क में लगाया और कट लगा दिया यहाँ पे ऐसे ना। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, v2 इंटू टी। क्योंकि v2 टी ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू v1 टी के, क्योंकि यहाँ स्पीड ज्यादा है, यहाँ तेज चलेगी रे एज कम्पेयर टू ऊपर वाले के। जब हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, इसको इस कट को और बी सी को, दैट इज अवर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हमारा रिफ्रैक्टेड वाला वेव फ्रंट आ गया। अब ये वेव फ्रंट कंटिन्यूसली आगे बढ़ता रहेगा ऐसे। तो बस ये हमारा आ गया बेटा डायग्राम। तो पहले प्लेन वेव फ्रंट आया डेंसर में और उसके बाद जो है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। तो ये हमारा प्लेन वाला हो गया, ये बेटा हमारा हो गया रिफ्रैक्टेड वाला। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। अब समझ लो इसकी प्रूफ कि भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के प्रूफ क्या होंगे। देखो आप एक बात समझो, ये आई था हमारा एंगल, ये आर है, ये 90 माइनस आर, तो बेटा ये तो ऑलरेडी 90 है, ये इट इज आल्सो आर नॉट। अब इन ट्रायंगल यहाँ मैं प्रूफ कर देता हूँ। देखो इन ट्रायंगल छोटा सी प्रूफ है इसके, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल ए डी सी। देखो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो देखो ये तो एंगल 90 है, ये वाला भी 90 है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, बोथ आर 90 डिग्री। ए सी आपका बेटा कॉमन है, लेकिन हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे करने की ना। आप देखो एक काम करो, इसमें और सिंप्लीफाइड और सिंपल तरीका लगाते हैं हम। यदि यहाँ से साइन आई और साइन आर ही निकाल लेते हैं डायरेक्ट, कि साइन आई बाई साइन आर ही निकालते हैं। देखो साइन आई क्या होगा बेटा, साइन आई इन ट्रायंगल दिस ना। देखो ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपो। साइन क्या होता है, साइन होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दिस विल बी बी सी अपॉन में ए सी।
डिवाइड बाई साइन आर। इस ट्रायंगल के अंदर देखो ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो ये हो गया ए डी अपॉन में ए सी। तो ए सी तो कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया बेटा बी सी अपॉन में ए डी। तो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू हो गया बच्चे बी सी अपॉन में ए डी। अब बी सी क्या है हमारे पास, बी सी हमें पता है वी वन इंटू टी है, और ए डी क्या है बेटा वी टू इंटू टी है। टी टी कैंसिल आउट हुआ, तो साइन आई बाई साइन ऑफ आर, ये आ गया बेटा मेरे पास वी वन बाई वी टू। और वी वन बाई वी टू क्या होता है, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था कि बेटा वी वन बाई वी टू का मतलब होता है स्पीड इन वन मीडियम बाई स्पीड इन सेकेंड मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये कांस्टेंट होता है, दैट इज अ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमारा स्नेल्स लॉ प्रूफ हो जाता है बस। तो आपको ये डायग्राम आना चाहिए अच्छे से, और ये छोटा सा प्रूफ आना चाहिए बस, केवल आपके 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द फॉलोइंग गिवन रीजन explain the following given when monochromatic light is incident on a surface separating by two medium, both reflected and refracted light have the same frequency। इसका देखो आंसर वही है कि सेम फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, क्योंकि बेटा जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स। तो इसलिए सोर्स चेंज नहीं होता, दैट मीन्स क्या है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी चेंज नहीं होती है। लेकिन वेवलेंथ चेंज क्यों हो जाती है, क्योंकि जो वेवलेंथ है वो बेटा किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आओ, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द रेयर टू डेंसर मीडियम द स्पीड डिक्रीजेस। देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आने का चांस है आपके पेपर में, इसे आप मोस्ट एक्सपेक्टेड में लिख सकते हैं। लिखा है इन द वेव पिक्चर ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। कि जब हम वेव पिक्चर पढ़ते हैं तो इंटेंसिटी जो होती है वो होती है बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ना। लेकिन जब हम फोटॉन्स के बारे में पढ़ते हैं तो इंटेंसिटी कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो देखो बेटा इंटेंसिटी का बेसिकली मतलब होता है, जब हम फोटॉन्स में पढ़ेंगे तो जो इंटेंसिटी है वो कैसे निकलती है, वो निकलती है कि जो आपकी एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी है, उससे हम जो है क्या करते हैं इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट क्या होती है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या है। एनर्जी मान लो n नंबर ऑफ फोटोन्स है तो n इंटू एच न्यू, ये एनर्जी होती है एच न्यू, एरिया हमारा नीचे आ गया और ये टाइम आ गया बेटा यहाँ पे ना। ठीक है, ये आपके होते हैं इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन फोटोन पिक्चर ऑफ द लाइट, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ से हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, एनर्जी को आप जूल में नापते हैं, वर्क की तो होता है, ये हो गया मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड्स ना। और जूल पर सेकंड को हम वोट भी बोलते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मर्जी है आपकी, जूल पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर लिखे या फिर वोट पर मीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आओ, यूज हाइजेंस प्रिंसिपल टू शो हाउ ए प्लेन वेव फ्रंट प्रोपगेट फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम, वेरीफाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको ये बताना है कि जो प्लेन वेव फ्रंट है वो कैसे प्रोपगेट करता है। जो मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि हाइजेंस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई जो भी आपका ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट है विच इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट ना, उसका हर पॉइंट काम करता है सोर्स की तरह सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के लिए, मतलब सेकेंडरी वेवलेट के लिए काम करता है, जो कि हर डायरेक्शन में आगे फ्लो करता रहता है। उसके हिसाब से आपका जो वेव फ्रंट है वो बन जाता है। हेंस वेरीफाई स्नेल्स लॉ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, देखो यहाँ पे ये रहा साइन आई बाई साइन आर वाला पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन पे आओ, इसमें बेटा केवल यही चीजें पढ़नी है आपको बस, और कुछ ज्यादा अलग से नहीं पढ़ना है। वेव फ्रंट क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, स्नेल्स लॉ क्या है, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है, या फिर आपका जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, प्रूफ करके दिखाओ। बस आपको ये लिमिटेड चीजें पढ़ लेना, काम बन जाएगा। यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल ड्रॉ ए डायग्राम शोज हाउ ए प्लेन वेव गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द स्पेस सेपरेटिंग ऑन रेयर मीडियम। ये सेम क्वेश्चन है बेटा, देखो अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से ना। डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट, ये कर देंगे आप। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रे, रे और वेव फ्रंट से कैसे डिफरेंस है ये आपको बताना है। आपको बता दें कि रे जो होती है वो बेटा परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के, और वेव फ्रंट की डेफिनेशन आपने पहले ही पढ़ रखी है कि क्या होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ, सेकंड पार्ट, डिपिक्ट द शेप ऑफ द वेव फ्रंट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आएगा आपके। ठीक है, लाइट डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, यदि एक पॉइंट सोर्स है आपका, यहाँ से लाइट कैसे निकलती है, देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है ऐसे ऐसे, इसका आंसर ये है। Light emerging out from a convex lens when a point source is placed at its focus। ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो लाइट सोर्स है कहाँ रखा है, इसके फोकस पे रखा गया है। तो आपको पता है फोकस से लाइट कैसे निकलेगी, ऐसे ऐसे निकलेगी।
और ये जब ये टकराएगी तो क्या करेगा, ये इसको पैरेलल कर देता है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये आपकी पैरेलल कर दिया। तो यहाँ से जो आपका वेव फ्रंट जाएगा पॉइंट सोर्स से वो तो बेटा स्फेरिकल हो गया, दैट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। लेकिन जब टकराने के बाद देखो रे कहाँ जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो जो हमें मिलेगा फाइनली दैट इज आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा आपको। कौन से वाला, जो आउटपुट है आपका क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट मिला है आपको। ठीक है, ये इसका डायग्राम है। आगे लिखा है यूज हाइजेंस थ्योरी कंस्ट्रक्ट द सेकेंडरी वेवलेट, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द पासेज आउट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट डेंसर इनटू रेयर मीडियम। ये देखो सेम वही चीजें हैं कि जो मैंने पीछे बताया था अभी, ये वेव फ्रंट टकराया यहाँ से, ये इधर बेंड हो जाएगा, ये रे यहाँ जाएगी, ये यहाँ ऐसे बेंड हो जाएगा, दैट इज आपका योर फाइनल वेव फ्रंट, ये जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, ये सेम डायग्राम बनाना था यहाँ पे इसमें ना। यहाँ पे कई बार जो है कॉनकेव वाली बात पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखना यदि कॉनकेव लेंस आता है आपके पास, ये आपका कॉनकेव लेंस है, यहाँ से रे मान लो ऐसे आती है सपोज करो, ठीक है, रे जो है पैरेलल आती है सारी ना, तो ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है उनको, ऐसे पीछे मीट कर देता है। तो जो इंसिडेंट आपका वेव फ्रंट है वो तो पैरेलल वाला है, ऐसे देखो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है क्योंकि रे आपकी पैरेलल है। लेकिन जब रे टकरा के वापस जाती है ना, तो हम इसे जब बैक करते हैं तो ये जाके कहीं किसी पॉइंट पे मिलेगी आपके ना। तो जो आपका पॉइंट आ रहा है देखो, तो यहाँ से जो आउटपुट वाला वेव फ्रंट आता है वो हमारा आता है बेटा स्फेरिकल, रिफ्रैक्टेड हमारा स्फेरिकल है, लेकिन प्लेन आपका क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। आ गया तो क्वेश्चन नंबर 15, स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल, यूजिंग दिस प्रिंसिपल ड्रॉ ए डायग्राम टू शो हाउ ए प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट। ये देखो सेम वही क्वेश्चन इसलिए स्लो वाला है, एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब बेटा डिफ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया सीधा आपके पास ना। देखो टी डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस यहाँ पे फटाफट से हम लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंज इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट चेंज व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड स्क्रीन इज डबल। देखो बेटा आप एक बात समझो, यहाँ पे ना आपको पूछा गया है कि एंगुलर सेपरेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब जो थीटा है आपका होता है, थीटा बेसिकली होता है बेटा लैम्डा अपॉन में डी। अब यहाँ इसने बोला है कि यदि डिस्टेंस जो है हम सेपरेशन चेंज कर दे स्लिट और स्क्रीन के बीच की। देखो बेटा ये आपके पास स्लिट्स हैं, ये इसके बीच की सेपरेशन लेते हैं हम ए या फिर डी ले लेते हैं। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन और स्लिट के बीच के सेपरेशन को हम इस कैपिटल डी से लिखते हैं। ठीक है, आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि देखो जो एंगुलर सेपरेशन है उसमें तो बेटा कैपिटल डी का फॉर्मूला ही नहीं आ रहा। इट मीन्स क्या है कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन कैपिटल डी ना, तो इसके चेंज करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कहेंगे नो चेंज, क्योंकि यहाँ कोई कैपिटल डी का फॉर्मूला नहीं है। ये केवल चेंज कब होगी, जब लैम्बडा चेंज होगा, या फिर बेटा क्या चेंज होगा, जब स्मॉल डी चेंज होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले उस पे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ द डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, मतलब बेसिकली आपको डिफ्रैक्शन को डिफाइन करना है। तो डिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि जब भी कोई वेव फ्रंट जो है स्ट्राइक होता है कहाँ पे, कॉर्नर पे ना ऑब्स्टिकल के, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि जो उसका हर पॉइंट है वेव फ्रंट का वो एज ए लाइट सोर्स की तरह बिहेव करता है। ये किसने बताया था, हाइजेंस ने, ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस के, मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपर वे में, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया तो। हाँ तो बहुत कम चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, लेकिन फिर भी लिख लो। व्हेन ए वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल ऑफ डिफ्रैक्शन, व्हेन ए वेव फ्रंट स्ट्राइक टू द कॉर्नर ऑफ द, क्योंकि बेसिकली डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर ना, जो शेडो रीजन की तरफ मुड़ जाना उसे बोलते हैं डिफ्रैक्शन। तो ये किसने बताया था, हाइजेंस ने बताया था। बताया क्या है वो देख लेते हैं। व्हेन ए वेव फ्रंट इज स्ट्राइक टू द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल, लाइट वेव बैंड्स अराउंड द कॉर्नर। जो लाइट वेव है वो क्या बेटा, कॉर्नर की तरफ मुड़ गई, बिकॉज ये है यहाँ से प्रिंसिपल है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट again behave as light source and emit secondary wavelet in all direction. That is the Huygens principle of diffraction.
तो बेसिकली डिफ्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है बेटा, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड्स द शैडो रीजन। तो इसे उसने क्या बताया था कि जब भी लाइट टकराती है तो जो लाइट है वो ऑब्स्टिकल की तरफ मुड़ जाती है कोर्नर पे होके हुए, क्योंकि जो वहां का पॉइंट है वो हर पॉइंट एक ऐसी अगले के लिए सोर्स की तरह बिहेव करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन बेटा। ये क्या लिखा है, फॉर द गिवन लाइट, ये लिखा है बेटा फॉर ए गिवन For a given single light, the diffraction pattern is obtained on the fixed screen. First by using red light and then with the blue light ना, मतलब पहले इसने रेड लाइट यूज किया, फिर उसने बेटा क्या किया, ब्लू लाइट यूज कर ली ना। अब दोनों को यूज करके हमें पैटर्न मिला। अब बता रहा है कि विल द सेंट्रल मैक्सिमा इन द ऑब्जर्वेशन डिफ्रैक्शन पैटर्न हैव ए लार्जर एंगुलर विड्थ। कौन से वाले में हमें जो है सेंट्रल मैक्सिमम की एंगुलर विड्थ ज्यादा होगी। तो देखो ध्यान रखना बेटा, सेंटर पे जो मैक्सिमा बन रहा है ना, सेंटर मैक्सिमा के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। दो चीजें होती है, एक तो एंगुलर विड्थ है आपकी, एक होती है लीनियर विड्थ। ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देखो बेटा, एंगुलर विड्थ का मतलब होता है थीटा से। तो जो ये 2 थीटा मिलता है ना, क्योंकि हमें क्या होता है कि भाई देखो यहाँ थोड़ा समझाता हूँ आपको मैं। ये आपकी स्लिट है पूरी एक, यहाँ से ये सेंटर मैक्सिमा है, पहले डार्क मान लो यहाँ मिली, दूसरी डार्क यहाँ मिली, सो दैट इज द एंगुलर विड्थ। ये जो एंगल मिलता है, और ये क्या होता है आपका, ये होता है लैम्डा अपॉन में ए, या स्मॉल डी मान लो, यदि आपने डी माना है इसकी सेपरेशन को, तो ये होता है बेटा 2 लैम्डा अपॉन में ए, या फिर डी, कुछ भी लिख सकते हैं। 2 लैम्डा अपॉन में ए लिखो या फिर डी लिखो आप, ठीक है। और जो लीनियर विड्थ होती है आपकी बेटा, ये होती है 2d लैम्डा अपॉन में ए। लीनियर विड्थ का मतलब है ये सेपरेशन, एंगुलर विड्थ का मतलब होता है ये एंगल, ठीक है बेटा। तो इसमें बोला गया है कि यदि आपने पहले रेड लाइट से आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया, फिर आपने ब्लू लाइट से डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो आपको बताना है किस वाले केस में सेंट्रल मैक्सिमा का एंगुलर विड्थ ज्यादा होगा। अब आप ऑब्जर्व करो खुद से, देखो 2 लैम्डा अपॉन ए है, तो लैम्डा डिपेंड करता है, तो बेटा जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न ज्यादा होगा। सेंट्रल मैक्सिमा की जो एंगुलर विड्थ है, लैम्डा किसका ज्यादा होता है, लैम्डा आपका आर का ज्यादा होता है, वेवलेंथ आर की ज्यादा है एज कम्पेयर टू किसके, ब्लू के। तो इसका मतलब जो रेड वाले का है वो ज्यादा होगा सेंट्रल मैक्सिमम की जो एंगुलर विड्थ है एज कम्पेयर टू ब्लू के, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कि 2020 में आया सवाल, क्या बोल रहा है, इन ए सिंगल लाइट स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीजेस, ठीक है ओके। मतलब जो आपका स्मॉल डी या फिर जो ए लेते हैं ना, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हाउ विल द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल ब्राइट बैंड अफेक्टेड। देखो बेटा ध्यान रखना कि बताता हूँ आपको यहाँ पे, जो सेंट्रल ब्राइट है ना आपका, ये जो सेंट्रल फ्रिंज है ना आपकी, उसकी इंटेंसिटी कभी वेरी नहीं करती, इंटेंसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है। तो ध्यान रखना, इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये कभी चेंज नहीं होगी। धीरे धीरे करके जो है इंटेंसिटी कम होती रहती है, लेकिन जो सेंटर की इंटेंसिटी है वो फिक्स रहती है। अब क्या बोला इसने कि जो साइज है उस पर क्या फर्क पड़ता है, सिंगल स्लिट वाले पे यदि आप जो है क्या करें, उसको ए को कम कर देते हैं तो देखो बेटा आपको पता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम का जो लीनियर विड्थ होती है वो ये रही हमारे पास, यहाँ पे लिखा है मैंने 2d लैम्डा अपॉन ए होता है ना। अब आप देखो इसने ए को कम कर दिया, ए कम करते क्या होगा बेटा, सेंट्रल मैक्सिमम बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका सेंट्रल ब्राइट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सेंट्रल ब्राइट बैंड जो है दैट विल बी इंक्रीज, ठीक है बच्चे। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, ड्रॉ द इंटेंसिटी पैटर्न फॉर द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एंड डबल स्लिट इंटरफेरेंस। देखो बेटा सिंगल स्लिट में जो लाइट का इंटेंसिटी पैटर्न बनता है ना इसका, और डबल स्लिट का यहाँ बना लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए सिंगल स्लिट में और डबल स्लिट में। डबल वाले में क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस वाला पैटर्न आएगा, सिंगल स्लिट में बेटा आपका डिफ्रैक्शन वाला पैटर्न आता है, ठीक है। तो जो डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी पैटर्न बनता है वो क्या होता है, पीक रहता है आपका सेंटर पे, यहाँ तक ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, उसके बाद जो है धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी कम होती रहती है, ऐसे होता है आपका, ठीक है ना बेटा। आगे डिफरेंस भी आएगा ये, तो पहला डिफरेंस तो ये भी है, ध्यान रखना कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम तो कहाँ होती है, सेंटर पे होती है, उसके बाद जैसे जैसे ये इंक्रीज होता रहता है वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी घटती रहती है। यदि मैं यहाँ पे थीटा लिख दूं तो जो पहला है दैट इज लैम्डा अपॉन ए, इधर यहाँ माइनस में पहुंच जाएगा लैम्डा अपॉन ए, ठीक है बेटा।
इंटरफेरेंस वाले पैटर्न में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी है वो फिक्स रहती है, इंटेंसिटी चेंज नहीं होती कभी, इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है आपकी। ये दोनों ग्राफ आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पीक है इसका, ये पीक कितना रहता है 4I0 और यहाँ पे 0 होता है आपका, ठीक है। ये इंटेंसिटी होगी बेटा, और इधर होता है आपका जो पार्ट डिफरेंस है, मान लो मैंने यहाँ डेल एक्स किया है, दैट इज द पार्ट डिफरेंस। ये कितना होता है यहाँ λ/2, ये लैम्बडा हो गया, यहाँ फिर 3λ/2, इस तरह से होता है, ठीक है। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है दोनों का। आगे पूछा है हेंस स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो यहाँ पे यही चीज लिख देना आप। पहली बात तो यही वाली जो मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पे इंटेंसिटी होती है उसमें ऑल मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी सेम होती है, किसमें इंटरफेरेंस में, बट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न दिस विल बी डिफरेंट, ठीक है। ये होता है यहाँ पे ना। और दूसरी बात कि जो यहाँ पे साइज है आपका, देखो इसमें जो इंटेंसिटी है वो पीक है, यहाँ इंटेंसिटी जो है हर ब्राइट फ्रिंज की धीरे धीरे करके कमजोर होती रहती है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी घटती रहती है, लेकिन यहाँ इंटेंसिटी हर पॉइंट की, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, हर पॉइंट पे सेम मिलेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है, फॉर ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए द फर्स्ट मिनिमा ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा अकर्स एट एन एंगल ऑफ λ/a। तो ये बोल रहा है कि जो पहला मिनिमा है वो कहाँ मिलता है, λ/a पे मिलता है, थीटा पे ना। देखो आपको पता होगा जो बेटा कॉमन जो इसमें पार्ट डिफरेंस होता है, यदि आपने फॉर्मूला पढ़ा हो तो डिफ्रैक्शन वाले पैटर्न का एक जो कॉमन पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है बेटा n λ = a sin थीटा, दैट इज कॉमन पार्ट डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से यदि मैं साइन थीटा निकाल लेता हूँ, साइन थीटा आ गया बेटा मेरे पास n λ/a। अब इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि थीटा स्मॉल होगा तभी आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा, और ये हम नियर अबाउट 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। जब साइन थीटा छोटा होता है तो थीटा लिख देते हैं उसको हम ना। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास जो थीटा आया दैट विल बी n λ/a। यदि मैं पहले मिनिमा की बात करूँ तो n की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो जो थीटा हो गया हमारे पास दैट विल बी λ/a। तो ये आ गया मेरे पास क्या, पहला मिनिमा वाले बात ना। अब बात कर रहा था कि एट द सेम एंगल ऑफ दिस, इसी सेम एंगल पे वी गेट ए मैक्सिमा फॉर द टू नैरो स्लिट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d एक्सट्रीम। इंटरफेरेंस के लिए बोल रहा है इसी पे हमें जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम मिलती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos ऑफ फाई। अब देखो बेटा cos फाई क्या है, आपको पता है फाई की वैल्यू नियर अबाउट 0 होनी चाहिए, तभी आके मैंने मिनिमम मिल रहा था हमें। यदि थीटा 0 कर दूंगा मैं तो हमारे पास जो इंटेंसिटी मिलेगी, आपके ऑब्जर्व करते हैं I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 मिलती है ना। देखो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होगी, जब ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बनेगा cos फाई। और फाई मैक्सिमम कब बनता है, जब एंगल की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहे हैं, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा, हमें पता है इस क्वेश्चन में कितना है बच्चे, 500 नैनोमीटर, falls on the narrow slit and resulting diffraction pattern is observed on the screen 1 meter away। कैपिटल D पता है आपको 1 मीटर है। It is observed that the first minimum is at a distance of इतने मीटर from the center of the, फर्स्ट मिनिमा की सेपरेशन पता है कितनी है बेटा, 2.5 मिलीमीटर। ये फर्स्ट मिनिमा की सेपरेशन पता है। आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम की सेपरेशन होती है वो क्या होती है, मिनिमा के लिए जो डिस्टेंस होती है वो होती है जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा के लिए होती है, एन डी λ/d होती है आई थिंक, ठीक है बेटा। हाँ ये होती है इसकी सेपरेशन ना, एन डी λ/d। कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द स्लिट, बस आपको स्मॉल डी निकालना है बेसिकली, आपको सब चीजें तो पता ही है। देखो x की वैल्यू पता है आपके पास 2.5 है, लेकिन कब है, जब आपकी पहले मिनिमा, n की वैल्यू 1 डाल देंगे यहाँ पे, n की वैल्यू 1 हो गई, d की वैल्यू 1 है ही, लैम्बडा आपको पता ही है 500 × 10⁻⁹ डिवाइड में आ जाएगा बेटा क्या, d। स्मॉल डी आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। Compare the interference pattern observed in Young's double slit experiment with the single slit diffraction pattern. Point out the two distinguished features. Same question है। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 9। येलो लाइट लैम्बडा हमें गिवन है बेटा, इसका लैम्बडा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। एलिमिनेट ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ, आपको पास सिंगल स्लिट की विड्थ डी या फिर ए डिनोट कर लो, 1 × 10⁻⁴ मीटर भी पता है आपको ये, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू डार्क लाइन ऑन द आइदर साइड टू द सेंट्रल मैक्सिमा। देखो ये पूछ क्या रहा है, सेंटर मैक्सिमा ये होता है, पहली डार्क लाइन यहाँ है, दूसरी डार्क लाइन यहाँ है,
तो दोनों तरफ ना, इसका मतलब ये बीच की सेपरेशन पूछ रहा है, जो आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की सेपरेशन नहीं होती लीनियर वाली, वो पूछ रहा है बेटा ये। और उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 लैम्बडा डी बाई डी होता है, या फिर ए लिख दो। ये कैलकुलेट करना है हमें। और लिखा है यहाँ पे कि जो स्क्रीन है वो कितनी दूरी पर है हमारे पास, 1.5 मीटर। तो बेसिकली क्या है, सारी चीजें आपको पता है, देखो डी पता है, लैम्बडा पता है, और कैपिटल डी और स्मॉल डी दोनों पता है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप इजीली। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। देखो 2022 में क्वेश्चन आया है। 10 क्वेश्चन है, स्टेट टू कंडीशन फॉर द टू लाइट सोर्स बी कोहेरेंट। ये आपको पता है कि कोहेरेंट सोर्स कब होता है। तो कोहेरेंट सोर्स के लिए हम इंटरफेरेंस वाला पैटर्न पढ़ चुके हैं बेटा, कि कोहेरेंट सोर्स कब होता है, जब आपका जो सोर्स है उसमें जो फेज डिफरेंस है वो जीरो हो या फिर कांस्टेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। या फिर दूसरी बात कि उनका जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है वो सेम होना चाहिए। अगली बात पढ़ो, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डिफरेंस सिंगल स्लिट वाला। ये भी आप इजीली कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि इंटेंसिटी सेम रहती है और उसमें इंटेंसिटी जो है धीरे धीरे करके डिक्रीज होती रहती है, लेकिन इसमें इंटेंसिटी एट ईच पॉइंट पे जो है सेम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ये भी 2022 में क्वेश्चन आया है। लिखा है कि प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए नैरो स्लिट ऑफ विड्थ ए एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट। डिपिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पैटर्न ऑब्जर्व। ये सेम आपको वही इंटेंसिटी वाला ग्राफ बनाना है इसका, डिफ्रैक्शन वाला, ये वाला सेम टू सेम। ठीक है बेटा, obtain the expression for the first maxima from the central maxima। आपको यहाँ पे क्या बताना है, फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू बतानी है, कहाँ से, सेंट्रल मैक्सिमा से। देखो बेटा आपको पता है कि जो nth सेकेंडरी मैक्सिमा होता है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है 2n प्लस 1 डी लैम्बडा अपॉन में 2a लिखो या फिर d लिखो, स्मॉल, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसने बोला है कि फर्स्ट मैक्सिमा, तो n की वैल्यू आप जो है 1 डाल देंगे यहाँ पे। n की वैल्यू 1 डालते ही आपके पास जो y1 मिलेगा दैट इज 2 इंटू 1 3, 3/2 लैम्बडा डी अपॉन a आ जाएगा हमारे पास। बस ये निकालना था। तो पहले वाला पार्ट 2 नंबर का, ये दूसरा पार्ट 1 नंबर का। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी 2022 में ही आया है क्वेश्चन ना। ये क्या बोल रहा है, इन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू ए सिंगल स्लिट हाउ विल द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा चेंज। एंगुलर विड्थ मतलब कि थीटा आपको बताना है, कि जो 2 थीटा होता है वो क्या होता है बेटा, वो 2 लैम्बडा अपॉन ए होता है, या फिर डी लिख लो इसे। ठीक है, दैट इज द एंगुलर विड्थ ना। चेंज कैसे होगी, यदि ऑरेंज लाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ ग्रीन लाइट ना। पहले ऑरेंज लाइट यूज कर रहे थे हम लोग, अभी क्या कर दिया, ग्रीन लाइट कर दिया उसको ना। तो मतलब कि उसकी जो वेवलेंथ है उसमें क्या आ गया, ऑरेंज लाइट की ज़्यादा थी, ग्रीन की कम थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वेवलेंथ घटते ही क्या हुआ, जो आपकी ये चेंज है उसमें भी डिक्रीजनेस आ जाएगी आपकी ना। ठीक है, तो जो एंगुलर विड्थ है ऑरेंज में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू किसके, ग्रीन के। दूसरी बात, स्क्रीन इज मूव क्लोज टू द स्लिट। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ, क्योंकि स्क्रीन ये है आपकी, स्लिट ये है, इसे आप पास लेके आ रहे हैं, तो कैपिटल डी आप डिक्रीज कर रहे हैं, डी से इस पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तो नो इफेक्ट, इससे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज, स्लिट विड्थ इज डिक्रीजेज। इस बार आपने स्मॉल ए या डी को चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली बेटा ये डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी आपकी। ठीक है, जो आपकी एंगुलर विड्थ है दिस विल बी इंक्रीजेज, इस वाले केस में बढ़ जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 13। यूजिंग हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट explain how a diffraction pattern is obtained on the screen due to narrow slits on which a monochromatic beam of light is incident normally। आपको बताना है कि भाई यदि आप डायग्राम से आप समझाइए कि कैसे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है हमें स्क्रीन पे मिलता है। देखो मैं इसका डायग्राम बता देता हूँ, समझा देता हूँ, लिख आप लेना। ठीक है, या किसी भी बुक से आपको ये मिल जाएगा बेसिकली ना, डेरिवेशन है छोटा सा ना। इसमें क्या होता है कि मान लो आपके पास एक स्लिट है, ये आपने स्लिट ले ली, ये स्लिट की सेपरेशन मैंने कर देता हूँ, मान लो इसे ए ले लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है एस, तो यहाँ से लाइट निकल रही है ऐसे ऐसे हर पॉइंट से, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस लगा लेते हैं, जो क्या काम करेगा, इन रेज को सबको सीधा कर देगा। ये एक सीधी हो गई रे ऐसे, ये यहाँ से ऐसे कर दिया, ये यहाँ से ऐसे कर दिया, ये मिला लेता हूँ स्क्रीन यहाँ तक ना। ये मेरे पास 1 2 और 3 रेज आ गए हमारे पास बेटा ये। ठीक है, अब तीनों रे क्या हो रहा है, तीनों रे सीधी जा रही है ऐसे ऐसे ना, क्योंकि अभी कोई चेंज नहीं आ रहा, ये हमारी स्क्रीन है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेंस और लगा देते हैं। ये क्या करता है, ये सेंटर जब मैक्सिमा आता है हमारा, ये सबको कोइंसाइड करके सीधा फोकस पे ले आता है। ये मिल गया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल जाता है।
और यदि यहाँ से, क्योंकि देखो आपको पता है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस के इस स्लिट का हर पॉइंट, ये तो मैंने 3 पॉइंट लिए हैं कुल, वैसे तो पॉइंट आपके कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, अनगिनत पॉइंट है आपके ना, इसके हर पॉइंट नया काम करेगा सोर्स की तरह ना। तो यहाँ से मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं, तो यहाँ से हर डायरेक्शन में रे निकलती है, मान लो एक ये रे निकली, एक ये निकली रे, एक ये निकली रे ना, ठीक है। ये रे सीधी निकल जाएगी, यहाँ पे ये रे ऐसे, ये रे ऐसे मीटर करके मान लेते हैं, यहाँ मिला देते हैं, या फिर यहाँ मिला सकते हो इसे आप ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये रे सीधी निकल गई, मान लो सेंटर से यहाँ मिलेगी, ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे चेंज करके दिखा देता हूँ मैं आपको इसको एक बार। देखो बेटा ऐसे, ये आपके पास लेंस था, ये जो सीधी रे आ रही थी, ये सीधी रे यहाँ पे आई, ये सीधी यहाँ मिली सेंटर पे, ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमम मिल गया। ये रे यहाँ टकराती है, ये रे एक यहाँ आई, मान लो एक रे ऐसे आई, दूसरी एक ये रे ऐसे आई ना, ये रे सीधी यहाँ निकली, ये यहाँ मिली, और ये यहाँ से यहाँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आता है पी ना, ये मान लो वाई सेपरेशन है, दिस पॉइंट में भी मिनिमा, दिस पॉइंट में भी मैक्सिमा, ठीक है। ये डी सेपरेशन है, ये ए सेपरेशन है, बस ये इसका डायग्राम था आपको ना, तो इसी को आपको एक्सप्लेन करना है बस केवल, ठीक है। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसे आप जाके बुक से आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो। आगे लिखा है शो दैट द एंगुलर विड्थ ऑफ द फर्स्ट डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज हाफ दैट ऑफ द सेंट्रल फ्रिंज। बोल रहा है कि जो एंगुलर विड्थ है ना फर्स्ट डिफ्रैक्शन पैटर्न की, वो आधी होती है सेंट्रल की। जो सेंट्रल आपका मिलेगा, मान लो पहला ये था आपका, ये स्लिट है आपकी, जो आपका सेंटर मिल रहा है, यहाँ पहले डार्क मिल रही है, यहाँ पहले डार्क मिल रही है, तो जो बेटा जो ये एंगुलर है ना सेंट्रल वाली, वो डबल है किसकी, बेसिकली किसकी, फर्स्ट डिफ्रैक्शन वाले की ना, ये प्रूफ करना है आपको। तो आप देखो, आप एक बात समझो, आपको पता है कि जो आपका बेसिकली डिफ्रैक्शन वाले में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, पार्ट डिफरेंस क्या होता है, वही एन लैम्बडा इक्वल टू होता है, हमने पढ़ा था ए साइन थीटा, या ए, हाँ ए साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है, ए साइन लैम्बडा क्या लेंगे उसमें। अब आपको पता है साइन थीटा छोटा है, तो बेटा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो यदि मैं फर्स्ट थीटा वन की बात करता हूँ एंगल पे ना, कि जो एंगुलर डिफरेंस है, जो ये वाला थीटा वन की बात करते हैं पहले के लिए, तो थीटा वन क्या हो जाएगा लैम्बडा अपॉन में ए आ गया हमारे पास, ठीक है। सेम वे में यदि मैं एंगुलर विड्थ पूरे नीचे वाले की देखूं, देखो यहाँ तक तो ये था हमारा, इसे नाम दे देता हूँ मैं ए, ये बी है, नीचे वाले ले लेते हैं सी ना। तो ए बी का तो हमारे पास लैम्बडा अपॉन ए आ गया, बी सी का भी हमारे पास सेम थीटा नीचे आ जाएगा लैम्बडा अपॉन ए, और यदि मैं पूरा ए सी का देखूं तो दिस विल बी 2 लैम्बडा अपॉन ए। तो बस आपको ये बेसिकली ऐसे नॉर्मली नोट डाउन करना है बस, ठीक है। तो ए सी का भी एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आओ। एक्सप्लेन वाई द मैक्सिमा एट दिस बिकम्स वीकर एंड वीकर विद इंक्रीजिंग एन ना। ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एन बढ़ता रहता है ना, यहाँ की जो इंटेंसिटी है, जो यहाँ की इंटेंसिटी, यहाँ की इंटेंसिटी, यहाँ की इंटेंसिटी, धीरे धीरे जो इंटेंसिटी है वो कम होती रहती है, क्यों, ये आपको बताना है। तो बेटा देखो बेसिक सी बात है यार, जब जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी, तो जो पार्ट ऑफ द स्लिट है ना, जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है, वो धीरे धीरे क्या होता है, घटता रहता है। मतलब कहने का क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये स्क्रीन है, ये आपके पास स्लिट है, तो जो हमें पहला मैक्सिमम मिलता है वो क्या मिलता है कि जब हम स्लिट को ना 3 भागों में बांट देते हैं, तो उसके जो 2 हिस्से होते हैं वो तो आपस में यहाँ जाके जैसे जैसे मीट किया, ये यहाँ पे चला गया, ये तीसरा हिस्सा भी आया ना यहाँ पे ना। तो इसका आप क्या देखते हैं कि जो यहाँ वाला ये वाला पहला मैक्सिमम मिल रहा है, वो हमारा 1/3 होती है उसकी इंटेंसिटी एज कम्पेयर टू सेंटर के ना। लेकिन जैसे ही हम सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करते हैं, तो रेज को जो है 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है एजम्पशन के तौर पे। तो 5 हिस्सों में से क्या होता है, 2-2 हिस्से एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं, केवल एक हिस्सा बचता है। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी पहुंचती है वो 1/5 पहुंचती है। अगले वाले में जो थर्ड आता है, तो हम रेज को 9 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो 1/9। इस तरीके से बढ़ती रहती है उसकी इंटेंसिटी, घटती रहती है बेसिकली ना, एन बढ़ेगा इंटेंसिटी घटती रहती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आप इसका आंसर में क्या लिखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एन, पार्ट ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम डिक्रीजेस। बस क्या लिख देंगे, पार्ट ऑफ द स्लिट कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम डिक्रीजेस, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर, ये 5 नंबर का क्वेश्चन 2019 में आया था ये क्वेश्चन ना। क्या बोल रहे हैं, व्हाई कांट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस बी ऑब्जर्व बाय द एलिमेंटिंग 2 पिन होल्स विद 2 सोडियम लैंप। क्योंकि देखो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको तभी मिलेगा बेटा जब आपके पास क्या हो, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, ठीक है।
यदि कोहेरेंट सोर्स नहीं है तो यू कांट गेट इंटरफेरेंस पैटर्न। और जो सोडियम लैंप है, जो पिन होल्स है, वो कभी भी एज ए इंटरफेरेंस पैटर्न की तरह बिहेव नहीं करती, इसलिए हमें नहीं मिलेगा ये। ठीक है, ये डेरिवेशन है, ये मैं जब डेरिवेशन की वीडियो आएगी इसकी तब उसमें कवर करूंगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, इसका थर्ड पार्ट देखो बेटा। टू वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैंप लैम्डा हमें गिवन है यहाँ पे 590 है पहले वाले पार्ट में। दूसरे में बेटा लैम्डा है हमें पास 596, ये लैम्डा 1 मान लो, ये लैम्डा 2 मान लो, नैनोमीटर हमें गिवन है। ठीक है, सिंगल स्लिट है, अपर्चर हमें गिवन है, डी की वैल्यू बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6 मान लो, डी या फिर इसे ए ले लो जो आपको जी करे। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट, ये भी हमें कैपिटल डी भी पता है बेटा 1.5 मीटर। आपसे पूछा गया कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पोजीशन ऑफ द सेकंड मैक्सिमा, तो पहले तो हमें सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना पड़ेगा। ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन इन टू केस, तो मैं दोनों केसेस में हमें सेकेंडरी मैक्सिमा निकालना है और उनका डिफरेंस बताना है, उन दोनों के बीच को मतलब माइनस कर देना है उनको ना। तो पहले वाले में हम निकाल लेते हैं x1, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा आपका? सेकेंडरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2n-1 सेकेंड, हाँ 2n-1 लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये होता है आपका ना। तो सेकंड के क्या करेंगे आप, 2 डाल दो वैल्यू, दिस विल बी 3/2 लैम्डा डी अपॉन में 2d, ये आ गया हमारे पास। सेम वे में दूसरे वाले का आएगा, तो दोनों को माइनस कर लो, केवल डिफरेंस क्या आएगा लैम्डा का। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 3/2 कॉमन है बेटा, d भी कॉमन है, नीचे d स्मॉल d भी कॉमन है, केवल फर्क क्या है लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। अब देखो ये आपको पता ही है 3/2, d की वैल्यू पुटअप कर दो, d आपका 1.5, स्मॉल d भी आपको पता है 2 इंटू 10⁻⁻6, लैम्डा 2 596 माइनस 590, इसको बेटा सिंप्लीफाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट द अपर्चर ऑफ द स्लिट इज दिस, मतलब कि आपको डी पता है या फिर ए पता है, 3 मिलीमीटर आपका। ठीक है, इफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट 620 नैनोमीटर, लैम्डा आपको गिवन है 620 नैनोमीटर की आप लाइट यूज कर रहे हैं। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर, आपको डिफरेंस बताना है फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा एंड थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा के बीच का। फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो आपको पहले मिनिमा की कंडीशन पता होनी चाहिए, और क्या है थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, मैक्सिमा की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। देखो बेटा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, एन नॉर्मली जो इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की होती है एन लैम्डा बाई डी होती है, और मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है जो वहाँ पे मिनिमा की होती है 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये होती है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा पूछा है, दिस विल बी लैम्डा डी अपॉन डी। लैम्डा की वैल्यू आपको पता ही है कितना है 620 नैनोमीटर 10⁻⁻9, डी की वैल्यू बच्चे पता है कितना है, स्मॉल डी 1.5 है, और डिवाइड में हो जाएगा बेटा कितना 3 मिलीमीटर 10⁻⁻3। सोल्व कर लेंगे आप इसे भी यहाँ सोल्व करेंगे, थर्ड मैक्सिमा है, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 2 या 6 और 7 हो जाएगा, ये 7/2 लैम्डा डी बाई डी। ये सारी वैल्यू पता है, इन्हें डाल के दोनों में से आप माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। डिफाइन द वेव फ्रंट, ये कर देंगे आप, हाइजेंस प्रिंसिपल भी आप कर देंगे। सेकंड पार्ट क्या है, इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ, ये बोल रहा है यदि आपने क्या काम करा, विड्थ को डबल कर दिया है, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सेंट्रल डिफ्रैक्शन बैंड। देखो बेटा सेंट्रल बैंड क्या होता है आपका, आपको पता है कि सेंट्रल जो फ्रिंज है उसका यदि एंगल पे बात करें तो हम दिस विल बी 2 लैम्डा अपॉन ए होता है, दैट इज द एंगुलर विड्थ। लेकिन यहाँ इसने किसकी बात करी है, इंटेंसिटी ऑफ द, इस पे क्या फर्क, इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट रहती है, केवल फर्क पड़ेगा साइज के ऊपर, किसकी ओरिजिनल विड्थ आपकी, ये सेपरेशन की बात कर रहा है। तो जो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा है वो होती है हमारे पास y इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए या फिर d होती है। ठीक है, ये होती है हमारी ना। अब इसने क्या बोला है कि जो विड्थ ऑफ द स्लिट है जो d था उसको इसने डबल कर दिया, डबल करते ही बेटा क्या हो जाएगा 2 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये कैंसिल आउट हुआ, दैट इज लैम्डा डी अपॉन डी। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 लैम्डा डी अपॉन डी था, अब रह गया ये लैम्डा डी अपॉन, मतलब आधा हो गया ना। तो आप क्या देखेंगे, साइज तो आधा हो जाएगा लेकिन इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी रिमेन्स सेम। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, व्हेन द टाइनी सर्कुलर ऑब्स्टिकल is placed in the path of light from a distant source, a bright spot is seen at the center of the obstacle, explain why। ये बोल रहे हैं कि जब एक छोटा सा पार्टिकल, एक टाइनी ऑब्स्टिकल आ जाता है बीच में,
तो एक जो ब्राइट स्पॉट है वो हमें जो है सेंटर पे मिलता है ऑब्स्टिकल के। क्यों? क्योंकि बेटा क्या होता है कि जैसे ही टाइनी ऑब्स्टिकल आया तो जो लाइट है वो वहां से क्या होता है उसके कॉर्नर से निकलती है। वेव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ द सर्कुलर ऑब्स्टिकल कंस्ट्रक्टिवली कंटिन्यू निकलती रहती है एट द सेंटर ऑफ द शेडो रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट स्पॉट। तो क्या होता है कंटिन्यूसली वहां से रेज निकली उसके कॉर्नर से और जो है वो इंटरफेयर करती है लगातार, जिसकी वजह से क्या होता है हमें जो है सेंटर पे ब्राइट स्पॉट मिल जाता है। तो आप इसका क्या लिखेंगे आंसर? आप इसमें लिख देंगे बिकॉज द वेव, बना के लिख देना अपनी भाषा में, वेव डिफ्रैक्टेड, जिसे मैं बना रहा हूँ, the wave diffracted from edge of obstacle interfere constructively at the center of shadow resulting in the formation of bright spot, resulting in the formation of bright spot। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारा ये है डिफ्रैक्शन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो बेटा इसमें हमने डिस्कस किया था वेव फ्रंट के बारे में और डिफ्रैक्शन के जो भी क्वेश्चंस अब तक आए हैं उसके बारे में। अब देखना मैं आपको बताता हूँ जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ना, ये इससे बाहर बेटा एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है ना, यदि आप इतना कवर कर लेंगे, अच्छे से इतना पढ़ लेंगे, चाहे वो कहीं से भी कवर करें, तो इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, गारंटी है। तो आज की यही थी वीडियो हमारी। थैंक यू सो मच।